नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार एग्री नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। तो देखिए, आज के इस क्लास में हम आपको यूपी कैटेट 2024 का जो पेपर पूछा गया था वो आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे। तो सभी लोग जल्दी से आ जाइए क्लास में, और क्लास को आप लोग एक बार शेयर कर देंगे जिससे आप लोगों के और भी दोस्तों के पास ये क्लास पहुँच सके। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लेंगे जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सके। और इससे पहले आप लोगों को एक जानकारी और दे देते हैं, आप लोगों के लिए जो यूपी कैटेट 2025 है, यूपी कैटेट 2024 का यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। यूपी कैटेट 2025 के लिए आप लोगों के लिए क्लासेस जो हैं वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं। इसी पे यूट्यूब पे ही बिल्कुल फ्री क्लास चलेंगी, वो आप लोगों की बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं। तो आप सभी लोग जो भी तैयारी करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द जुड़ के हमारे साथ यूपी कैडेट 2025 की तैयारी कर सकते हैं। चलिए, तो अब क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था उसमें, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कच्चे लोहे का गलनांक होता है। कच्चे लोहे का गलनांक कितना होता है? तो कच्चे लोहे का गलनांक 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 1200 डिग्री सेल्सियस। पिछले बार मेरठ यूनिवर्सिटी ने कराया था, मेरठ ने कराया था। तो मेरठ जो है वो ठीक ठाक ही पेपर बनाती है, तो पेपर आपका काफ़ी सरल आया था। इस बार सीएसए यूनिवर्सिटी करा रही है। इससे पहले आप सीएसए ने 2020 में भी कराया था, तो 2020 वाला भी आप लोगों को सॉल्व करा देंगे। ये पहले आप लोग इसको देख लीजिए। यहाँ पे देखिएगा, इसका ये हो गया। दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल पंप द्वारा 1 घंटे में कितने जल की निकासी होती है। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उसके द्वारा 1 घंटे में कितने जल की निकासी की जाती है? तो इससे 1 लाख लीटर पानी निकलता है। कितना? 1 लाख लीटर पानी निकलता है। यहाँ पे देखिए, पेपर आप लोगों को सॉल्व करा रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए आप लोगों को सीधा सीधा क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था और उसका आंसर क्या है वो आप लोगों को यहाँ पे बता देते हैं। बाकी आप लोगों की जो क्लास चलेंगे उसमें ये सब डिस्कशन हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, श्वेत ढलवा लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ये तो 2 से 4% यहाँ पे कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक का कार्य कितना होता है। हाइड्रोलिक का कार्य क्या होता है? तो हाइड्रोलिक जो लगा होता है ट्रैक्टर में, वो क्या करता है? वो कृषि यंत्र जो पीछे उसके लगे होते हैं उनको ऊपर नीचे करने के लिए हाइड्रोलिक प्रयोग किया जाता है। जो हाइड्रोलिक है वो क्या करता है? जो कृषि यंत्र पीछे लगे होते हैं उनको ऊपर नीचे करने का काम करता है, यानी जो लिफ्ट बोलते होती है ना, वही। यहाँ पे देखिएगा, डीजल इंजन की विशिष्ट ईंधन खपत है। डीजल इंजन की विशिष्ट ईंधन खपत इसमें पूछा गया था। पेट्रोल इंजन से कम, पेट्रोल इंजन से ज़्यादा, पेट्रोल इंजन के समान, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या था? इसका राइट आंसर था पेट्रोल इंजन से कम। डीजल इंजन की विशिष्ट ईंधन खपत जो है वो पेट्रोल इंजन से कम होती है। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा भू परिष्करण यंत्र है? यानी इसमें प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र। प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र कौन से होते हैं? प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र, अगर आपको किसी के पीछे हल लगा हुआ मिल जाए तो प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र होता है केवल देसी हल को छोड़ के। देसी हल को छोड़ के बाकी किसी के भी पीछे हल लगा मिल जाए तो प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र होता है। देसी हल जो है वो बहुउद्देशीय हल है, यानी इससे प्राथमिक जुताई भी होती है और बाद में इससे बुवाई भी हो जाती है। तो अगर केवल जुताई का कार्य, जो प्राथमिक जुताई है उसी काम के लिए केवल प्रयोग किया जाता है प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र, तो इसमें मिट्टी प्लट हल वाला आंसर जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, आप लोगों को बता दें, यहाँ पे आप लोगों को ये जो देख रहे हैं ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 है, यहाँ पे हमने इसको 2 पार्ट में सॉल्व कराया है। तो दूसरा पार्ट जो है, दूसरा पार्ट आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से जाके दूसरे पार्ट को आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए हमने 2 पार्ट में इसको सॉल्व कराया है। 2 क्वेश्चन है तो 2 पार्ट में आप लोगों को सॉल्व करा दिया गया है इसमें। आगे देखिएगा, किस प्रकार के कृषि यंत्र में लूप सिलेंडर का प्रयोग करते हैं? तो धान के थ्रेशर में। धान के थ्रेशर वाले जो ऑप्शन था उसमें वो इसका बिल्कुल सही था। आगे देखिएगा, विकेंद्री पंप का अधिकतम चूसड़ लिफ्ट है। विकेंद्री पंप का अधिकतम चूसड़ लिफ्ट कितना है? तो ये कितना होता है? ये होता है आपका 6.5 मीटर। 6.5 मीटर जब वाला जो ऑप्शन था वो बिल्कुल सही था। करेले का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो इसका वानस्पतिक नाम मोमोर्डिका करेंटिया होता है। मोमोर्डिका करेंटिया इसका वानस्पतिक नाम होता है। मिर्च में चरपराहट किसके कारण होती है? तो मिर्च में चरपराहट का कारण होता है कैप्साइसिन। मिर्च में चरपराहट का क्या कारण होता है? कैप्साइसिन होता है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, टमाटर को फटने से बचाने के लिए कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है? टमाटर को फटने से बचाने के लिए कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो टमाटर में जो क्रैकिंग किस तत्व की कमी के कारण होती है? तो ये बोरॉन की कमी के कारण होती है।
तो अगर इससे बचाना है तो किसका प्रयोग किया जाएगा, बोरॉन का किया जाएगा। बिल्कुल सरल सरल क्वेश्चन पूछे गए थे, आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा पपीते का मूल स्थान कहाँ है, पपीते का मूल स्थान कहाँ है। और देखिए सीएसए यूनिवर्सिटी भी आपके एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर सरल ही पूछती है। एग्रीकल्चर सीएसए यूनिवर्सिटी भी सरल ही पूछती है, इसने भी सरल ही पूछा था। पपीते का मूल स्थान कहाँ पे है, तो पपीते का मूल स्थान ट्रॉपिकल अमेरिका होता है। यहाँ पे केवल अमेरिका दिया हुआ था, तो अमेरिका वाला ऑप्शन उसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कलमी आम कितने वर्ष में फल देना शुरू करता है। कलमी आम जो है वो कितने वर्ष में फल देना शुरू करता है। अगर बीज से लगाते हैं तो बीज वाला 10 से 12 साल ले लेता है, लेकिन कलमी आम अगर लगाते हैं, कलम करके लगाते हैं, तो वो आपका 4 से 5 साल में फल देना शुरू कर देता है। अगला क्वेश्चन है इसमें, नींबू में सिट्रस कैंकर रोग का कारण है। नींबू में सिट्रस कैंकर रोग जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको याद रखिएगा। ये किसके कारण होता है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। ये सारे क्वेश्चन को आप लोग जरूर देख के जाइएगा। यहाँ पे देखिएगा आप लोगों के लिए 2021 का भी पेपर इस पे पड़ा हुआ है, 2022 का भी पड़ा हुआ है, 2023 का भी पड़ा हुआ है, 2024 का भी आप लोगों को ये मिल गया पेपर। तो यानी ये जितने भी पेपर पड़े हुए हैं वो 2020 वाला भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। तो सारे पेपर आप लोगों को यहीं पे मिल जाने हैं। तो आप लोग अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। यहाँ पे देखिएगा, और आप लोगों की क्लासेज जो हैं वो भी बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी। राय मनीषी किसका कुल है, तो ये बेर का हो जाएगा। राय मनीषी जो है वो किसका कुल है, बेर का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, लहसुन में गुणसूत्र की संख्या पूछी है। लहसुन में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम नंबर कितना होता है लहसुन में, तो ये आपका यहाँ पे 16 वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 2n बराबर क्या होता है, 2n बराबर 16 होता है। यहाँ पे देखिएगा टमाटर में लाल रंग का कारण है। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है, टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन के कारण। ये देखिए, ये एक बात तो आप लोगों को पता होगी कि आप लोगों का जो यूपी कैटेट का पेपर है वो घर के लिए नहीं मिलता है। तो पेपर घर के लिए नहीं मिलता है, तो पेपर आप लोगों के जो बच्चे पढ़ते हैं ना, जो बच्चे पढ़ते हैं वही लोग हमको पेपर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सेंड कर देते हैं, फिर वही क्वेश्चन हम उनको सॉल्व करा देते हैं। तो ये बच्चों के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन है, भैया आप लोगों को सॉल्व करा रहे हैं। यही क्वेश्चन 2024 में यूपी कैडेट के एग्जाम में पूछे गए थे। गेंदा का जन्म स्थान क्या है, गेंदा का जन्म स्थान, गेंदा भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। गेंदे की एक तो सीड रेट पूछी जाती है, सीड रेट पूछी जाती है, और जन्म स्थान भी पूछ लिया इसका। तो गेंदे का जन्म स्थान कहाँ होता है, ये जन्म स्थान है मैक्सिको। सीड रेट इसकी 1.5 किलोग्राम होती है। सीड रेट कितनी होती है, तो सीड रेट इसकी 1.5 किलोग्राम होती है। 1.5 किलोग्राम जो है वो इसकी सीड रेट होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है। यहाँ पे देखिएगा, निम्न में कौन सी सब्जी विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, तो जो हरी सब्जियां होती हैं वो विटामिन सी की अच्छी स्रोत होती है। तो हरी मिर्च जो है वो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लोग सही से पढ़े होंगे वो इसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 60 में कम से कम 55 तो बिल्कुल सही करके आए होंगे, जो लोग तैयारी किए होंगे मन लगा के। यहाँ पे देखिएगा, पूषा ज्वाला किसकी प्रजाति है, तो पूषा ज्वाला जो है, पूषा ज्वाला ये भी मिर्च की प्रजाति है। किसकी, मिर्च की प्रजाति है। मिर्च से 2 लगातार क्वेश्चन पूछ ले गए इसमें। यहाँ पे देखिएगा, निम्न में किस फल में विटामिन के पाया जाता है। निम्न में किस फल में विटामिन के पाया जाता है, तो विटामिन के किस में पाया जाता है, स्ट्रॉबेरी वाला जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में परतड़नाशी प्रतिरोधक जीन। यहाँ पे अगर आप लोग इंग्लिश में पढ़ लेते तो इंग्लिश में आप लोग समझ सकते थे। हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जीन इसमें पूछा था, तो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जीन ये आप लोगों को नया क्वेश्चन देखने को मिला होगा एक। इसका राइट आंसर क्या था, GST इसका राइट आंसर था। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, क्राइजीन बॉलवर्म से किस फसल को बचाता है। क्राइजीन जो है ये क्राइएसी 1 होता है, क्राइएसी 2 होता है। तो ये जो है वो बॉलवर्म से किसको बचाता है, तो ये कपास को बचाता है। कपास में जो बॉलवर्म लगता है उससे बचाने के लिए क्राइएसी 1 और क्राइएसी 2 जीन का प्रयोग किया जाता है। उसी को यूज करके क्या बनाया गया है, BT कॉटन बनाया गया है। BT कॉटन बनाया गया है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ने को मिलेगा आप लोगों को। यहाँ पे देखिएगा, इसमें पूछा गया है, कौन सा तत्व पौधों के लिए एनर्जी करेंसी के रूप में जाना जाता है। कौन सा तत्व जो है वो पौधों में एनर्जी करेंसी के रूप में जाना जाता है। तो एनर्जी करेंसी के रूप में पौधों में कौन सा तत्व जाना जाता है, तो फॉस्फोरस। कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसमें, फॉस्फोरस वाला आंसर जो है
वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है यहाँ पे, सोयाबीन की फसल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली राइजोबियम की प्रजाति कौन सी है। सोयाबीन की फसल में राइजोबियम की कौन सी प्रजाति है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। तो इसमें राइजोबियम मिलीलोटी, लुपिनी, फेसियोलाई या जपोनिकम। तो जपोनिकम वाला जो आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें जपोनिकम वाला जो आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, चिकनी मिट्टी या किले के कणों का आकार होता है। चिकनी मिट्टी या किले के कणों का आकार कितना होता है। तो ये होता है लेस देन 0.002 mm। कितना होता है, लेस देन 0.002 mm ये होता है। अगला देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, लवड़ी मृदा की विद्युत चालकता होती है। लवड़ी मृदा की विद्युत चालकता कितनी होती है। तो लवड़ी मृदा जो होती है उसकी विद्युत चालकता 4 डेसीसाइमन्स पर मीटर से ज़्यादा हो जाती है। कितना, मोर देन 4 डेसीसाइमन्स पर मीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, सिंगल सुपर फॉस्फेट द्वारा आपूर्ति होती है। सिंगल सुपर फॉस्फेट द्वारा किसकी आपूर्ति की जाती है। सिंगल सुपर फॉस्फेट SSP। इसमें क्या क्या मिलता है, केवल फॉस्फोरस देखने को मिलता है, गंधक मिलता है, कैल्शियम मिलता है, उपरोक्त तीनों मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा SSP से फॉस्फोरस भी मिलता है, गंधक भी मिलता है और कैल्शियम भी मिलता है। तो उपरोक्त तीनों वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, आप लोगों को यहाँ पे जो 2024 वाला पेपर सॉल्व करा रहे हैं तो जल्दी जल्दी आप लोगों के क्वेश्चन यहाँ पे करा दे रहे हैं। बाकी आप लोगों की जो थ्योरी क्लास चलेंगी और जो प्रैक्टिस सेट चलेंगे वहाँ पे आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो यहाँ पे आप लोग केवल ये देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछे गए थे और इनमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी के टेट में। और देखिए, आप लोग अगर यहीं से कोई जुड़ा हो तो एक बार फिर से बता देते हैं आप लोगों के लिए, यूपी के टेट 2025 के लिए, यूपी कैटेट 2025 के लिए क्लासेस जो है यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री क्लासेस आप लोगों की बहुत जल्द शुरू होने वाली हैं। बहुत जल्द शुरू होने वाली हैं। तो आप लोगों में से कोई तैयारी करना चाहते हैं, आपके कोई दोस्त हैं, आपके कोई छोटे भाई बहन हैं, अगर वो तैयारी करना चाहते हैं तो उन लोगों को आप लोग बता सकते हैं। वो लोग एग्री नॉलेज प्लाजा के साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। एग्री नॉलेज प्लाजा के साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। ये है, निम्न में कौन सा सांद्रित कार्बनिक खाद है। सांद्रित कार्बनिक खाद यानी कंसंट्रेटेड। तो कंसंट्रेटेड कार्बनिक खाद कौन सा है इसमें। यहाँ पे देखिएगा कंसंट्रेटेड की बात की गई है तो कंसंट्रेटेड यहाँ पे देखिएगा, और कार्बनिक खाद तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जिसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिलेगा वही होगी यहाँ पे। तो न्यूट्रिएंट देखिए, केंचुए की खाद में मिलता है क्या, गोबर की खाद में, कंपोस्ट में नहीं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट किसमें देखने को मिलता है, मूंगफली की खली में। तो मूंगफली की खली वाला ऑप्शन जो था वो बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। आगे देखिएगा, ये पूछा गया है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, ये कहाँ पे है। तो ये सभी लोगों को पता होगा ज़्यादातर, ये कहाँ पे है, कानपुर में है। कानपुर में भी कहाँ पे, कल्याणपुर में, कल्याणपुर कानपुर में है ये। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, दलहनी फसलों के लिए नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है। दलहनी फसलें जो होती हैं उनमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है। देखिए, दलहनी फसलें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। क्या करती हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लेती हैं। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स कर लेती हैं। तो उनकी जो नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी वो उनकी वहीं से पूर्ण हो जाती है, और बाद में और जो अगली फसल होती है उसके लिए भी थोड़ा बचा के रख देती है नाइट्रोजन। तो इनको नाइट्रोजन की तो ज़्यादा आवश्यकता होगी नहीं, नाइट्रोजन की इनको कम आवश्यकता होगी और फॉस्फोरस की अधिक आवश्यकता होगी, क्योंकि इसमें रूट फॉर्मेशन होना है। तो रूट फॉर्मेशन के लिए, रूट नोड्यूल का जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो सी ऑप्शन जो था वो बिल्कुल सही था, नाइट्रोजन की कम होती है और फॉस्फोरस की अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे जो 17 ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है, 17 होती है। यानी 17 तो इनको चाहिए ही चाहिए। अगर इनमें से कोई अगर इनको कम हुआ तो इनकी लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो 17 जो हैं वो इसेंशियल हैं। और बेनिफिशियल कितने हैं, अगर बेनिफिशियल की बात करें तो बेनिफिशियल 21 हो जाते हैं। लेकिन अगर ये जो 4 न्यूट्रिएंट और एक्स्ट्रा होते हैं, ये अगर इनको मिल जाए तो भी अच्छा है, ना मिले तब भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आगे देखिएगा,
अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक प्रोटीन युक्त फसल कौन सी है। सबसे अधिक प्रोटीन युक्त फसल कौन सी है, तो सबसे अधिक प्रोटीन युक्त फसल इसमें पूछी गई थी, कौन सी है, सोयाबीन है। सोयाबीन में कितना होता है, लगभग 40 से 42% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। तो सबसे अधिक प्रोटीन युक्त फसल कौन सी थी, इसमें सोयाबीन जो था वो बिल्कुल सही आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा प्रारंभिक पोषक तत्व है। इनमें से कौन सा प्रारंभिक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। एनपीके जो हैं वो प्रारंभिक पोषक तत्व होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर जो हैं ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होते हैं, यानी द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं। तो प्राथमिक पूछा है या प्रारंभिक पूछा है तो नाइट्रोजन वाला इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जिंक जो है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, सल्फर और मैग्नीशियम ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होते हैं, यानी द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृदा सुधारक पायराइट का रासायनिक सूत्र है। पायराइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो पायराइट का रासायनिक सूत्र FeS2 होता है। क्या होता है, FeS2 होता है। देखिए आप लोग ये इस क्लास को और भी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो लाइक भी कर देंगे, और चैनल पे नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। आप लोगों को बता देते हैं, आप लोगों के देखिए आपके ये आप लोग पार्ट 1 देख रहे हैं, पार्ट 1 देख रहे हैं। पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग पार्ट 2 देख सकते हैं। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आगे देखिएगा, यूरिया में नाइट्रोजन पाई जाती है। यूरिया में नाइट्रोजन जो है वो किस फॉर्म में पाई जाती है, तो यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड फॉर्म में पाई जाती है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये इसको पूरा साथ में लिखना था। तो इसमें एमाइड फॉर्म में नाइट्रोजन पाई जाती है। और पौधे किस फॉर्म में लेते हैं नाइट्रोजन को, तो पौधे जो है वो नाइट्राइट फॉर्म में लेते हैं। क्या कौन सी, नाइट्राइट फॉर्म जो होती है उस फॉर्म में। यहाँ पे आप लोगों का जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, इस फॉर्म में आपको आपके जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन का अपटेक करते हैं। 2 फॉर्म होती है, एक NO3- एक NH4+। आगे देखिएगा, आगे है टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है टिक्का रोग। टिक्का रोग जो है वो किस में लगता है, तो ये मूंगफली में लगता है। इसमें मूंगफली में टिक्का रोग देखने को मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा काफ़ी बार रिपीट हुआ है। यहाँ पे किस फसल के लिए गंधक की आवश्यकता पड़ती है, यानी सल्फर जो है वो कौन सी फसल के लिए आवश्यकता पड़ती है, तो सल्फर आप लोगों को जो तिलहनी फसलें होती हैं, जो तेल वाली फसलें होती हैं, उनके लिए सल्फर की आवश्यकता होती है। तो तिलहनी फसल इसमें कौन सी है, मक्का है क्या, नहीं, मक्का तो सीरियल क्रॉप है। धान है क्या, धान भी नहीं है। गेहूँ भी नहीं है, कौन सी है, सरसों। तो सरसों के लिए गंधक की आवश्यकता पड़ती है। आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पिलानी मीटर का उपयोग किया जाता है। पिलानी मीटर का उपयोग किया जाता है, तो पिलानी मीटर का उपयोग किसके लिए करते हैं, तो पिलानी मीटर जो है उसका उपयोग पत्तियों का क्षेत्रफल निकालने के लिए किया जाता है। किसके लिए, पत्तियों का क्षेत्रफल निकालते हैं पिलानी मीटर की सहायता से। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, लाइसिन अमीनो अम्ल किस फसल में पाया जाता है। लाइसिन अमीनो एसिड जो है वो किस फसल में पाया जाता है, तो लाइसिन यानी लाइसिन किस में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन का साइंटिफिक नेम भी होता है ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स इसका साइंटिफिक नेम भी होता है। तो ग्लाइसिन से रिलेटेड है लाइसिन। तो लाइसिन अमीनो एसिड जो है वो सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही था इसमें। यहाँ पे देखिएगा, SRI को जाना जाता है। SRI का पूरा नाम क्या है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। अगर आप लोग इंग्लिश वाला पढ़ते तो बिल्कुल सही कर सकते थे। जो लोग हिंदी में अटके रहे होंगे वो इसमें ये नहीं समझ पाए होंगे कि चावल की गहनता पर डाली, चावल की सिंचाई पर डाली, ये चीज़ें नहीं समझ पाए होंगे। इंग्लिश थोड़ा सरल पड़ गया था, तो इंग्लिश वालों ने जिसने देखा होगा वो लोग इसको करके आए होंगे। यहाँ पे देखिएगा, इसका जो पहला ऑप्शन था वो बिल्कुल सही था। ये है बाजरा का चेपा रोग। चेपा रोग यानी अर्गट रोग डिजीज जो है वो किसके कारण होता है, तो ये होता है क्लेबिसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस के कारण। क्लेबिसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस के कारण जो है बाजरे में अर्गट डिजीज देखने को मिलता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द बी लेयर इन द सॉइल प्रोफाइल। यानी मृदा संस्तर की जो बी लेयर होती है, बी संस्तर को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए आप लोग इसको, हमने तो ऐसे याद किया था कि एक तो ए होता है, एक बी होता है। तो ए पहले पढ़ता है, तो पहले जो इसमें कौन सा पढ़ रहा है,
ई वाला पहले पड़ रहा है, तो ये ए वाला जो है इसको इल्यूवियल लेयर बोलते हैं, और बी बाद में पड़ता है, बाद में आई भी पड़ रहा है, तो बी वाले को इल्यूवियल लेयर बोलते हैं। यानी इसका जो बी वाला पूछा गया है तो इल्यूवियल वाला बिल्कुल सही होगा, बी ऑप्शन वाला जो है वो बिल्कुल सही होगा। इसको आप लोग ट्रिक के साथ याद करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो रिलेटेड वर्ड होते हैं उनमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा, निम्न में दिवस उदासीन फसल कौन सी है, यानी डे न्यूट्रल क्रॉप कौन सी है इसमें, तो डे न्यूट्रल क्रॉप आपकी जो इसमें सूरजमुखी वाला जो ऑप्शन था वो बिल्कुल सही था। सूरजमुखी जो है वो आपकी डे न्यूट्रल क्रॉप है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आवश्यक नाइट्रोजन में अगर 2.17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसकी मात्रा निकालने का फॉर्मूला है ये, यानी आपको किसकी मात्रा निकालनी है तो आप 2.17 से गुणा कर देंगे। तो आपको अगर यूरिया की मात्रा निकालनी है, यूरिया की मात्रा अगर आपको निकालनी है, जैसे मान लीजिए आपको 100 किलोग्राम यूरिया चाहिए, 100 किलोग्राम जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आपको चाहिए 100 किलोग्राम, तो 100 किलोग्राम में आप लोग 2.1 से गुणा कर देंगे 100 में, तो आपका जो है वो निकल के आ जाएगा कि आपको इतनी यूरिया डालनी पड़ेगी। तो 100 में 2.1 का अगर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 210 किलोग्राम, 210 किलोग्राम आपको डालनी पड़ेगी उसमें। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तो यूरिया की मात्रा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें पूछा गया है केंचुए भूमि में किस गहराई तक पाए जाते हैं, केंचुए भूमि में किस गहराई तक पाए जाते हैं, तो केंचुए जो हैं वो ज़्यादातर आपको मिट्टी में ऊपर की आधे से 1 मीटर की गहराई तक देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर तो मिट्टी की ऊपरी सतह पर भी पाए जाते हैं, ऊपर से थोड़ा आधे से 1 मीटर की गहराई पर जाएंगे तो आप लोगों को ये देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनको नमी चाहिए, तो नमी उनको मिलेगी, उसी गहराई पे ये पाए जाएंगे। आधे से 1 मीटर वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है बेसिक स्लैग निम्न में किसका बाई प्रोडक्ट है, यानी द्वितीय उत्पाद है। बेसिक स्लैग आप लोगों ने सुना होगा, तो बेसिक स्लैग किसका बाई प्रोडक्ट है, द्वितीय उत्पाद है। तो ये जो है ये इस्पात का, कौन से इस्पात उद्योग का बाई प्रोडक्ट है ये बेसिक स्लैग। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, अब डेयरी के क्वेश्चन शुरू हो गई है। गाय के 1 लीटर दूध में कितनी ऊर्जा मिलती है, गाय के 1 लीटर दूध से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए थे, 600, 700, 650, 800। वैसे राइट आंसर तो इसका 900 होना चाहिए, लगभग 900, और डिपेंड करता है फैट के अनुसार, डिपेंड करता है कि इसमें कितना फैट पाया जाता है। 900 वाला सही हो जाना चाहिए, लेकिन 900 के हिसाब से आप लोग इसमें 800 वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट करेंगे। उसमें 800 ऑप्शन दिया था वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर वैसे देखा जाए तो 900 किलो कैलोरी के लगभग होता है। आगे देखिएगा, यदि दूध में 5% वसा, 4% प्रोटीन और 85% जल है तो इसमें वसा रहित ठोस पदार्थ कितना है, वसा रहित ठोस पदार्थ कितना है ये पूछा गया है इसमें, तो ये इसमें हो जाएगा 9% के लगभग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है खुरपका एवं मुंह पका रोग का कारक है। खुरपका और मुंह पका रोग का कारक क्या है, तो ये खुरपका और मुंह पका जो रोग है ये जानवरों में देखने को मिलता है, तो इसका कारण क्या है, तो ये वायरस के कारण होता है। किसके कारण, वायरस के कारण होता है। इसको इंग्लिश में एफएमडी के नाम से भी जानते हैं, फुट एंड माउथ डिजीज। अगला देखिएगा, बकरी में किस उम्र में बधिया किया जाता है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे बधिया लिखा है, क्या लिखा है, बधिया। तो बकरी को किस उम्र में बधिया किया जाता है, तो यहाँ पे देखिएगा कौन सा इसका राइट आंसर होगा, 4 से 6 सप्ताह, 4 से 6 सप्ताह की उम्र में इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 से 6 सप्ताह यानी कितना दिन हो गया, 1 से 1.5 महीना हो गया, 1 से 1.5 महीना इसी उम्र में करते हैं, तो 1 से 1.5 महीना के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 से 6 सप्ताह वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भैंस में स्तनपान, स्तनपान हिंदी में लिखा था, इंग्लिश में लिखा था लैक्टेशन। तो स्तनपान कुछ लोग समझने में थोड़ा डिस्टर्ब हो गए होंगे, लेकिन लैक्टेशन से आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें पूछा था कि कितने दिन तक वो दूध देती है, लैक्टेशन का मतलब कब तक दूध देती है, तो दूध देने का जो समय है वो कितने दिन का है लगभग। इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके हिसाब से आप लोगों का 332 दिन वाला सही हो जाएगा।
332 दिन वाला इसमें ऑप्शन दिए हुए उसके हिसाब से सही हो जाएगा। वैसे 300 के लगभग होता है, 300 दिन के लगभग, लेकिन 332 वाला इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दुधारू पशुओं में किस बीमारी की जांच के लिए स्ट्रिप कप का प्रयोग किया जाता है? दुधारू पशुओं में किस बीमारी की जांच के लिए स्ट्रिप कप का प्रयोग किया जाता है? तो स्ट्रिप कप जो है वो थनैला रोग को पता करने के लिए करते हैं। कौन सा रोग? थनैला रोग के पता करने के लिए स्ट्रिप कप का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, गाय के कृत्रिम गर्भाधान हेतु आवश्यक वीर्य की मात्रा होती है। गाय में कृत्रिम गर्भाधान हेतु आवश्यक बीज की मात्रा कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 से 2 क्यूबिक सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एकल पंक्ति वाली पशुशाला की चौड़ाई कितनी होती है? एकल पंक्ति वाली पशुशाला की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये 20 फीट होती है। कितनी होती है? 20 फीट होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, भेड़ का गर्भकाल कितना होता है? भेड़ का गर्भकाल 150 दिन वाला ऑप्शन जो है वो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे 145 दिन होता है शायद, लेकिन इसमें 150 दिन भी सही हो सकता है, उनमें से कोई भी सही नहीं हो सकता, यानी ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं इसमें। वैसे 145 वाला ऑप्शन नहीं दिया है तो इसमें ये वाला, लेकिन अगर उसमें, क्योंकि ऑप्शन तो भेजे नहीं थे, ऑप्शन मैंने अपने हिसाब से लगाए हैं, लेकिन 145 वाला ऑप्शन जो है वो उसमें नहीं था। तो अगर उसमें 150 दिन के अलावा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं के अलावा और कुछ दिया होगा तो 150 दिन वाला सही हो जाएगा। अगर इनमें से कोई नहीं दिया होगा तो इनमें से कोई नहीं वाला सही हो जाएगा। वैसे एग्जैक्ट क्या होता है? 145 दिन होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भैंस की संकर नस्ल है। भैंस की संकर नस्ल कौन सी है? तो मेषाना जो है वो भैंस की संकर नस्ल है। ये किस किस का क्रॉस है? मुर्रा और सूरती के क्रॉस से बनाई गई है। मुर्रा और सूरती के क्रॉस से बनाई गई है भैंस की मेषाना नस्ल, ये भैंस की संकर नस्ल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस प्रकार के हैरो को बाघों का हैरो भी कहा जाता है? किस प्रकार के हैरो को बाघों का हैरो भी कहा जाता है? तो जो ऑफसेट हैरो होता है, ऑफसेट हैरो को बाघों का हैरो भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, अभी आपके एग्रीकल्चर के क्वेश्चन चल रहे हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव के लिए स्प्रे मशीन में किस प्रकार के नोजल का प्रयोग किया जाता है? तो खरपतवार नाशी के छिड़काव के लिए कौन से नोजल का प्रयोग किया जाता है? ठोस त्रिशंकु प्रकार का। कौन सा? ठोस त्रिशंकु प्रकार का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्रीकल्चर के 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 60 के 60 क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पे सॉल्व करा दिए गए, यानी एक भी क्वेश्चन आप लोगों का मिस नहीं है। यहाँ पे एग्रीकल्चर के पूरे क्वेश्चन यहाँ पे हमको मिल गए थे और आप लोगों को पूरे सॉल्व भी करा दिए हैं। यहाँ पे देखिएगा, कौन सा मृदा सुधारक क्षारीय मिट्टियों के लिए प्रयुक्त होता है? यानी जो क्षारीय मृदा होती है उसके लिए जिप्सम भी प्रयोग कर लेते हैं, पायराइट भी प्रयोग कर लेते हैं और लाइम सल्फर जो है वो भी प्रयोग कर लेते हैं। तो इसमें से उपरोक्त सभी हो जाएगा। और अम्लीय मृदा के लिए पूछे हैं तो अम्लीय मृदा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? चूना का प्रयोग करते हैं अम्लीय मृदा के लिए। किसका? लाइम का, केवल लाइम। और लाइम सल्फर पूछे तो लाइम सल्फर किसमें? क्षारीय मृदा के सुधारक के लिए। यानी अब आप लोगों के एग्रीकल्चर के क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। अब आगे बात कर लेते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे गए। फिजिक्स के क्वेश्चन भी आप लोगों के डायरेक्ट यहाँ पे आंसर बताते चलेंगे, सॉल्व यहाँ पे नहीं कराएंगे। सॉल्व आप लोगों को क्लासेस जो चलेंगे उनमें आप लोगों को इन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा जो है वो ऊर्जा का मात्रक होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में अदिश राशि है। अदिश राशि कौन सी है? अदिश राशि जो है, अदिश राशि इसमें विद्युत धारा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्युत धारा क्यों अदिश राशि होती है? क्योंकि वेक्टर के नियम का पालन नहीं करती है, वेक्टर के नियम का पालन नहीं करती है, इसीलिए ये अदिश राशि होती है। यहाँ पे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, बाकी ये और ऑप्शन दिए हुए हैं वो सब सदिश राशि हैं। यहाँ पे किसी पदार्थ की बाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। किसी पदार्थ की बाष्पन की गुप्त ऊष्मा जो है वो गलन की गुप्त ऊष्मा से अधिक होती है, गलन की गुप्त ऊष्मा से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, एक कार ने दूरी के पहले 1/3 भाग को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया, दूसरे 1/3 भाग को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अंतिम 1/3 भाग को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया। कार की औसत चाल क्या होगी? तो यहाँ पे देखिएगा, ये थोड़ा वैसा क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप लोगों को इसको बता देते हैं। यहाँ पे देखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है, जैसे आप लोगों को 3 चाल दी हुई हैं और दूरी बराबर दी हुई है।
दूरी यहाँ पे बराबर दी हुई है, 1/3 दी हुई है सब जगह। तो यहाँ पे कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ पे इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, 3 है तो अगर 2 दिए हों, 2 चाल दी हों तो 2/1/V1 प्लस 1/V2, लेकिन 3 दी हैं तो 3/1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3। अगर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। क्या क्या दिया हुआ है, 10, 20 और 60 दिया हुआ है, 10, 20 और 60 दिया हुआ है। तो 1/1/10 प्लस, सॉरी ऊपर 3 आएगा ना, 3/1/10, एक मिनट, 3/1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/60। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम नीचे आ जाएगा 60, नीचे 60 आ जाएगा, तो ऊपर 10 छिक्का प्लस 20 दिया प्लस और 1 6 3 9 और 1 10, यानी यहाँ पे क्या हो जा रहा है ये बार बार, 6 3 9 और 1 10, यानी 3/10/60। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 60 वाला जो है, 60 वाला ऊपर चला जाएगा, 60 वाला 3 × 60/10, तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 तिया 18 किलोमीटर प्रति घंटा का जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें 18 किलोमीटर प्रति घंटा इसमें आंसर आ जाएगा। आप लोग उसी फॉर्मूले से लगा के देख लेंगे, अगर यहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप लोग उसी फॉर्मूले के लगा के देख लेंगे, 1/3/1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3, ये फॉर्मूला लगाएंगे आप लोगों का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, किस प्रक्रिया में ऊष्मा स्थानांतरण की दर अधिकतम होती है, कौन सी क्रिया में ऊष्मा स्थानांतरण की दर अधिकतम होती है, तो विकिरण की क्रिया जो है उसमें ऊष्मा स्थानांतरण की दर अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का वेग उसके पिछले वेग से दोगुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। किसी पिंड का वेग उसके पिछले वेग से दोगुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। यहाँ पे फॉर्मूला काम करता है, फॉर्मूला क्या काम करता है, यहाँ पे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है b² के। यहाँ पे नीचे आप लोगों को बता देते हैं, यहाँ पे देखिएगा के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है b² के, क्योंकि एक आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, के बराबर होता है 1/2 mv², के बराबर 1/2 mv² होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर इन दोनों को कांस्टेंट कर दिया जाए तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, b² के। तो यहाँ पे आप लोगों की गतिज ऊर्जा जो है, गतिज ऊर्जा आधी की गई है। गतिज ऊर्जा किसने की गई है, उसके वेग से दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। अगर 2 गुनी की गई है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसलिए कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। इसमें 4 गुनी वाला कोई ऑप्शन है इसमें, हाँ 4 गुनी वाला ऑप्शन दिया तो है, यही वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होता है, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b², यानी के 2 की गई है तो इसकी ये कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे भी मिसप्रिंट हो गया है, बल लिखा हुआ है यहाँ पे। वो है बल जो प्रकृति में क्षयकारी होता है, वह कौन सा बल है जो प्रकृति में क्षयकारी होता है, तो क्षयकारी बल जो है वो इसमें घर्षण बल जो है, घर्षण बल इसमें क्षयकारी होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निर्वात में किस रंग की आवृत्ति न्यूनतम होगी, निर्वात में किस रंग की आवृत्ति न्यूनतम होगी, तो कौन से रंग की आवृत्ति न्यूनतम होगी, यहाँ पे लाल रंग की आवृत्ति जो है वो न्यूनतम होगी, लाल रंग वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, संवेग परिवर्तन किस भौतिक राशि के समतुल्य है, संवेग परिवर्तन किस भौतिक राशि के समतुल्य है, तो संवेग परिवर्तन जो है वो आवेग के समतुल्य होता है, किसके, आवेग के समतुल्य होता है। यहाँ पे आप लोगों के अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई किसी वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होती है, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, स्वतंत्रता पूर्वक कोई वस्तु गिर रही है उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी, तो कुल ऊर्जा जो है वो उसकी नियत रहती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या रहती है, नियत रहती है। गतिज ऊर्जा की विमा निम्न में से किसके समान है, तो गतिज ऊर्जा की विमा जो है वो किसके समान होती है, कार्य के समान होती है, कार्य की जो विमा होती है वही गतिज ऊर्जा की भी विमा होती है। अगला क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किसमें होता है, तो कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है बैंगनी के लिए, किसके लिए, बैंगनी के लिए। ये जो भी आप लोगों को क्वेश्चन बता रहे हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के यूपी कैडेट 2024 के एग्जाम में पूछे गए हैं।
तो आप लोग इनको देख लीजिएगा, इनसे थोड़ा अनुमान लगा लीजिए। ऐसे आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, किसान जाड़े में फसल को पाले से बचाने के लिए सिंचाई करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं वो, इससे क्या होता है। जाड़े से फसल को बचाने के लिए जल की गुप्त ऊष्मा कम होती है, जल की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, या जल की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्यों सिंचाई करते हैं, वो इसलिए सिंचाई करते हैं क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा जो है वो अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलक्षण के माध्यम से हम प्रकाश तरंगों को ध्वनि तरंगों से अलग कर सकते हैं। कौन से अभिलक्षण हैं जिनके माध्यम से हम प्रकाश तरंगों को ध्वनि तरंगों से अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जो ध्रुवण है, ध्रुवण के माध्यम से हम प्रकाश तरंगों को ध्वनि तरंगों से अलग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एल लंबाई और आर त्रिज्या के एक तार को उसकी अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या आधे होने तक खींचा जाता है, आधी होने तक, यहाँ पे भी मिसप्रिंट हो गया है, क्या है, आधी होने तक। एल लंबाई और आर त्रिज्या के एक तार को इसकी अनुप्रस्थ काट की आर त्रिज्या आधी होने तक खींचा जाता है, तो नया प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ पे भी देखिए एक रिलेशन होता है, यहाँ पे देखिएगा आर प्रोपोर्शनल होता है 1/स्मॉल आर की पावर 4 के। यानी यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे क्या किया गया है, उसके आधी की गई है, त्रिज्या आधी की गई है ना, त्रिज्या आधी की गई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा, 1/1/2 का स्क्वायर, 1/1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/1/16 हो जाएगा। अब 16 कहाँ जाएगा, 16 ऊपर जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर 16 हो जाएगा, यानी 16 आर हो जाएगी, यानी 16 गुनी हो जाएगी। तो इसमें 16 वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, 16 आर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण को छोड़ देती है, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, गुरुत्वाकर्षण को छोड़ देती है, तो किसी वस्तु के लिए भार शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। क्या होगा, भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान शून्य नहीं होगा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का दूसरा नियम किसको मापता है। न्यूटन का दूसरा नियम जो है वो किसको मापता है। तो न्यूटन का दूसरा नियम जो है वो किसको मापता है, बल को मापता है। बल वाला जो ऑप्शन था वो बिल्कुल करेक्ट था उसमें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, चौराहा व सड़कों पर बल्बों के साथ लगे दर्पण की प्रकृति कैसी होती है। जो चौराहे और सड़कों पर जो बल्ब लगे होते हैं, उनके दर्पण की प्रकृति कैसी होती है। तो उनमें कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, एक कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है, उसका त्वरण होगा। कोई कण है, यानी वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रहा है समान चाल से, तो उसका त्वरण जो है वो त्रिज्या के अनुदिश होगा। किसके अनुदिश, ये बीच में त्रिज्या है, उसके अनुदिश उसका त्वरण होगा, त्रिज्या के अनुदिश। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और ये पूछा गया यहाँ पे, फिजिक्स के क्वेश्चन भी आप लोगों के खत्म हो गए, ये आप लोगों का बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे पूछा गया है, ग्रहणी जो है वो किसका पार्ट है। ग्रहणी किसका पार्ट है, तो ग्रहणी जो है वो छोटी आंत का पार्ट है। तो आज के इस क्लास में आप लोगों को इतने क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। अब जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आप लोगों को पार्ट 2 में देखने को मिल जाएंगे। पार्ट टू में आप लोगों को वो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से जाके आप लोग उसको देख सकते हैं। और देखिए, आप लोगों को बता दें, जो लोग यूपी कैटेट 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, यूपी कैटेट 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, वो लोग बहुत जल्द ही हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और इसी चैनल पे आप लोगों के लिए क्लासेस चलाई जाएंगी, वहाँ से जाके आप लोग अपनी अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसी चैनल पे एग्री नॉलेज प्लाजा जो है, ये द नॉलेज प्लाजा का ही एक नया चैनल है। एग्री नॉलेज प्लाजा केवल और केवल एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। तो जो भी एग्रीकल्चर यूपी कैटेट की तैयारी करना चाहते हैं, वो सभी लोग इस पर जुड़ जाएंगे। और भी आप लोगों के कोई दोस्त हैं, उन लोगों को भी बता देंगे। यहाँ पे उन लोगों के लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस चलाई जाएंगे। और पिछला रिकॉर्ड भी आप लोगों ने देखा होगा, या नहीं देखा है तो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा कंटेंट कराया गया है यहाँ पे, और कितने काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है। हर साल लगभग 50 बच्चे जो हैं,
हर साल लगभग 50 बच्चे इसी द नॉलेज प्लाजा प्लेटफॉर्म से आते हैं। तो आप लोग यहाँ से जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। इसको एक बार आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। यूपी कैडेट 2024 का पेपर है, तो इसको एक बार ज़रूर देख के जाइएगा ताकि आपको पता चल सके कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आप लोगों को फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।